सुप्रभात बेटा, मैं बुधसेन शुक्ला ब्राइट कोचिंग परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बेटा, मैं आज हिंदी ग्रंथ के और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सभी विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस करते हैं, सभी विद्यार्थियों को कठिनाई होती है, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको पूर्ण अंक प्राप्त होगा। और कंपटीशन की भी दृष्टि से जो विद्यार्थी कंपटीशन में भी पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को अवश्य पढ़ें और आप सब तो जरूर पढ़ें। ठीक है बेटा, तो वह कौन सा टॉपिक है, वह कौन सा विषय है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आए बेटा, वह टॉपिक है संधि। पूर्व परिचित होंगे इससे आप। इससे बोर्ड में प्रश्न आपको आना ही आना है और यदि इसको आप लास्ट तक मेरे वीडियो को समझेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यानी इस विषय को आप अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सरलतम भाषा में इसको हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे बेटा। संधि सबसे पहले जानेंगे बेटा, संधि शब्द का अर्थ क्या है। वैसे संधि का आप भाव दो अर्थों में ले सकते हैं। संधि का भाव द्वंद्व भी होता है, झगड़ा भी होता है और समझौता भी होता है। तो यहां पर हमें संधि का भाव समझौते से यानी योग से लेना है। यानी संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह है मेल या जोड़। मेल या जोड़ यानी संधि वहीं पर होगी जहां पर मेल या जोड़ होगा। तो प्रश्न उठता है बेटा कि किसका मेल किसका जोड़, तो ये विषय आता है। तो इसके लिए बेटा होता है, क्योंकि जब हम किसी शब्द में या किसी पद में करते हैं संधि तो वह होता है वर्णों का हम वहां पर क्या करते हैं, विलगाव करते हैं, जिसे हम कहते हैं विच्छेद। यानी वर्णों का हम विच्छेद करके और फिर वर्णों का मेल करते हैं। और हमारे वर्ण कितने तरह के हैं, तीन तरह के, कुछ स्वर, कुछ व्यंजन और उसमें फिर विसर्ग। इसलिए संधि के जो पार्ट आते हैं वो तीन ही आते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। बेटा, संधि का शाब्दिक अर्थ समझ लिया आपने, मेल या जोड़। और किसका मेल या जोड़ हम करेंगे, वर्णों का। तो अब संधि की परिभाषा क्या बनती है इसको जानेंगे। तो बेटा आपको बता रहा था कि संधि शब्द का क्या अर्थ है, मेल या जोड़। अब बेटा आगे इसकी परिभाषा को देखेंगे। संधि की परिभाषा क्या होगी, दो पारस्परिक निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो पारस्परिक निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो पारस्परिक निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी बेटा यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि दो पारस्परिक निकटवर्ती वर्णों के, अब दो पारस्परिक निकटवर्ती उदाहरण देखिए, विद्या, धन, आलय। क्योंकि अधिकतर पुस्तकों में, अधिकतर व्याख्यान में हमने देखा है कि
सीधे सीधे लिख देते हैं, लोग बता देते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन वो बेटा परिभाषा गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए कि दो पारस्परिक निकटवर्ती, क्योंकि वर्णों का मेल तो हम वी, ये विद्या में वी है और आलय है आ है, तो ये भी तो वर्ण है, इनको हम मिलाएंगे तो संधि यहां पर नहीं होगी। यानी पारस्परिक निकटवर्ती, और पारस्परिक निकटवर्ती कौन है? विद्या में क्या है? आ है, और आलय में भी आ है। ये दोनों वर्ण कैसे हैं? पारस्परिक निकटवर्ती हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, और जब वर्णों के बीच में व्यवधान होगा तो वहां संधि नहीं होगी। जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं कि जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं तो उसमें जब विलेन आ जाता है तो फिर दोनों का मिलन नहीं होता है। तो इसलिए जब बीच में कोई भी वर्ण आएगा तो वहां मिलन नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है बेटा कि आपको पारस्परिक निकटवर्ती वर्णों का ही ध्यान देना है, यानी यहां पर आ है और उसके बाद आ है, बीच में सिर्फ धन का जोड़ने का भाव है, यहां पर कोई वर्ण का व्यवधान नहीं है। तब इन दोनों वर्णों के मिलने से एक नए वर्ण का निर्माण होगा और ये बन जाएगा आ, और ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? विद्यालय। बेटा बिल्कुल हम सरल उदाहरण दे रहे होंगे, क्योंकि जिससे आपको जो कठिन हो वह बड़े आसानी से, बड़े आराम से समझ में आ जाए। तो ये बेटा रहा संधि की परिभाषा, और एक उदाहरण भी हमने आपको दिया कि संधि किसे कहते हैं और कैसे उसको हम समझेंगे, उसको हम कैसे अलग करेंगे। उसके बाद आता है बेटा आपका संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार संधि बेटा तीन प्रकार की होती है। संधि के प्रकार, प्रथम स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। ये तीन संधियां हैं बेटा। अब इन तीन संधियों में दो संधियों को अन्य नाम से भी जानते हैं, कभी कभी बोर्ड में इसका भी नाम रखा रहता है, वहां स्वर संधि व्यंजन संधि नहीं होगी, वहां पर लिखा होगा स्वर संधि के स्थान पर अच संधि, यानी स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। और जो आपकी व्यंजन संधि है इसको हल संधि भी कहते हैं। तो ये दोनों विषय पर भी बेटा ध्यान रखेंगे। जैसे पूछ लिया विद्यालय शब्द दे दिया, पूछा विद्यालय शब्द में संधि है, अब उसमें अच संधि दे दिया, व्यंजन संधि दे दिया, विसर्ग संधि दे दिया, गुण संधि दे दिया। तो इस तरह से आपको बताना है कि वहां पर अच संधि है। ठीक है, तो ये संधि के प्रकार। अच संधि, स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि आप माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे। माहेश्वर सूत्र में बेटा जो हमारे 5 सूत्र हैं शुरू के, अ ई उ ड़, दूसरा री री क, तीसरा ए ओ अंग, और चौथा अय औ च, यानी आ से लेकर के च तक, यानी सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर इस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसको प्रत्याहार कहते हैं। जो संस्कृत के विद्यार्थी अच्छे समझते हैं, जो हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी कठिनता होगी। तो यानी माहेश्वर सूत्र यदि आप समझ लेंगे तो ये दोनों विषय आपको समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद 5वें सूत्र से आपका ह से लेकर के हल तक, यानी 14वें सूत्र तक पूरा आपका व्यंजन वर्ण आ जाता है, इसलिए इसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में मात्र स्वर वर्णों का आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और व्यंजन संधि में मात्र व्यंजन वर्णों का प्रयोग करना है और व्यंजन वर्णों को आपको जानना है।
ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा हमने आपको समझाया। अब एक एक को थोड़ा सा परिभाषित कर लेंगे, इसको समझेंगे कि स्वर संधि किसे कहेंगे। संक्षेप में स्वर संधि कहां पर होगी, कैसे इसको जानेंगे। तो कहा कि स्वर संधि वहां होगी जहां पर दो पारस्परिक निकटवर्ती स्वर वर्णों का मेल होगा, यानी दो पारस्परिक निकटवर्ती स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। जैसे गिरि धन ईश, तो यहां पर गिरि में ई है हर्ष और उसके आगे दीर्घ ई है, तो हर्ष और दीर्घ ये दोनों क्या हैं, स्वरवर्ण हैं। इन दोनों स्वरवर्णों के क्या हमने परिभाषा बताई कि दो पारस्परिक निकटवर्ती स्वरवर्णों के, तो दोनों स्वरवर्ण हैं, तो दो स्वरवर्णों के मिलने से होने वाला परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जा रहा है, यानी ई हर्ष और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई हो जाता है। यही परिवर्तन है, इसी को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी संधि है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहां होगी, अब इसको जानिए। जब व्यंजन वर्ण के बाद, जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण प्राप्त हो, जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण प्राप्त हो, उदाहरण के द्वारा पढ़ें इसको तो अच्छे समझ में आएगा बेटा। कहा कि जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन, तो यहां स्वर है, व्यंजन भी हो सकता है, तो पूर्व व्यंजन वर्ण के स्थान पर, विषय को बहुत ध्यान से समझिएगा। कहा कि जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण हो, तो पूर्व व्यंजन वर्ण के स्थान पर पूर्व व्यंजन वर्ण, यानी बाद वाले व्यंजन या स्वर वर्ण से कोई बदलाव नहीं होगा, जो पूर्व व्यंजन वर्ण है उसके स्थान पर होने वाला परिवर्तन ही, उसके स्थान पर होने वाला विकार ही व्यंजन संधि कहलाती है। तो यहां पर क्या विकार हुआ बेटा, इसको जान लीजिए। जगत के स्थान पर क्या हो गया, द हो गया, और ये बना जगदीश। ये बेटा क्यों हुआ, ये जब व्यंजन संधि को पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे। वैसे जसत्व संधि है यहां पर, झलाम जशो अंते, तो झल प्रत्याहार का वर्ण है, उसके बाद कोई भी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण है, तो इस झल प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है, इसलिए यहां पर जसत्व संधि की प्राप्ति हो गई, और उसका तीसरा वर्ण हुआ, त का तीसरा वर्ण द हो गया। ठीक है बेटा, ये था व्यंजन। अब इसके बाद है बेटा आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहेंगे, जब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण प्राप्त हों, फिर से समझे, जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण प्राप्त हो, तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन ही विसर्ग संधि कहलाती है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या परिवर्तन हो गया, ओ हो गया, विसर्ग का क्या हो गया, ओ हो गया, और अब ये बन गया को अपि। ठीक है बेटा, तो यहां विसर्ग के स्थान पर होने वाला जो परिवर्तन है वही विसर्ग संधि कहलाती है। तो क्या बना, कह धन अपि, फिर विसर्ग को क्या हो गया, ओ हो गया, तो बना को धन अपि बराबर को अपि। ठीक है बेटा, तो ये रहा तीनों संधियों का संक्षेप में परिचय। अब बेटा बोर्ड परीक्षा में जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अब यहां तो अभी हमने आपको सामान्य एक परिचय कराया कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सामान्य परिचय हमने आपको करा दिया। अब यहां से जो पढ़ाएंगे उससे आपको बोर्ड में प्रश्न आना ही आना है, तो इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से पढ़ेंगे, और जितनी बार पढ़ेंगे मेरे हिसाब से उतना ही आपको स्पष्ट होगा। मैं इतनी सरलतम भाषा में आपको बेटा समझाने जा रहा हूं। चले, तो स्वर संधि बेटा
जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। और इस स्वर संधि के जो भाग हैं उन भागों से आपको प्रश्न आता है बोर्ड में। तो इसका पहला पार्ट यानी इसका पहला जो भाग है स्वर संधि का, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। ये ध्यान रखेंगे, पूरा लिखेंगे, दीर्घ संधि बोल देते हैं। तो इसको दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे क्योंकि यह स्वर संधि का भेद है। तो स्वर संधि का प्रथम भाग है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि होगी कहां, कैसे होगी, इसको हम कैसे जानेंगे, इस विषय पर आए देखते हैं। पहले संधि के नाम से समझिए। कहा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वरों का मेल। संधि का मतलब क्या है, मेल। और कैसे स्वरों का मेल, तो कहा दीर्घ। तो दीर्घ स्वरों का मेल को ही क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। तो कैसे दीर्घ स्वरों का मेल होगा, किनका किनका, तो इस विषय को समझने के लिए आचार्यों ने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया, अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। ये बेटा इसका सूत्र है। यानी जैसे आप गणित में a² + b² बराबर जानते हैं, उसी तरह से यह भी संक्षेप में इस विषय को जानने का तरीका है कि हम दीर्घ स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे। तो कहा अकः सवर्णे दीर्घ। प्रश्न था ना बेटा कि दीर्घ स्वरों का मेल, तो किन दीर्घ स्वरों का, तो उन्होंने कहा जो अक हैं और उनका सवर्णी हो और फिर उनका दीर्घ हो जाएगा। तो अक क्या है, सवर्णी क्या है, दीर्घ क्या है, इन तीनों विषय को समझ लें तो बिल्कुल आप समझिए कि आप बोर्ड परीक्षा में 100% हल कर लेंगे। चलिए, अकह का भाव क्या है बेटा, इसको इधर देखिए। आ से लेकर के क तक, यानी आ से लेकर के जो क तक हैं ये सभी वर्ण इसमें आएंगे। यानी कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, री और ली, यही तो है वर्ण। तो कहा कि ये पूरे पांचों वर्ण इसमें आएंगे, किसमें, अक में। तो अक का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अब ये कैसे आएंगे, तो इसके लिए है कि ह्रस्व में भी हो सकते हैं और दीर्घ में भी हो सकते हैं। ये ह्रस्व में भी हो सकते हैं और दीर्घ में भी हो सकते हैं। कहा कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री, ली। अब बेटा एक विषय यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है, कंपटीशन के जो विद्यार्थी उनके लिए बड़ा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्वर वर्ण का दीर्घ नहीं होता, तो वह है ली। ली एक आपके स्वरवर्ण माला में जो वर्ण है उसका दीर्घ नहीं होता, यानी इसका दीर्घ नहीं होता। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन की दृष्टि से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अब जब ये ली निकल गया तो कितने बचे, 4। यानी अब परिभाषा इसकी समझिए। कहा कि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री, ली के बाद क्या होना चाहिए, सवर्णे, यानी समान वर्ण होना चाहिए। सवर्णे का मतलब है समान वर्ण। जैसे बेटा आप सब वैवाहिक संबंध में भी कहते हैं ना कि अपने ही धर्म संप्रदाय जाति का होना चाहिए, दूसरे धर्म संप्रदाय जाति में हम नहीं जाते। तो वही बात है, यहां पर भी उसका अपना धर्म जाति संप्रदाय है, उससे वो अलग नहीं जाएगा। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि यदि बाएं तरफ आ है तो उसके दाहिने तरफ भी आ हो, यानी समान वर्ण का भाव समझिए। यदि इसको आप समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। समान वर्ण कहते किसे हैं, यानी आ के बाद यदि आ हो, ह्रस्व हो, आ इधर हो और ह्रस्व इधर हो, अथवा हो सकता है कि ह्रस्व इधर हो और इधर दीर्घ आ हो, इधर दीर्घ हो सकता है और इधर ह्रस्व हो सकता है, या हो सकता है दोनों तरफ दीर्घ हो। ये 4 कैटेगरी बनेगी हर वर्ण की, और यही है सवर्णी। यानी अब इनकी समानता मिली। एक बात और समझिए कि इसको सवर्णी होने का जो एक प्रमाण और विद्वान देते हैं वो क्या है, उच्चारण स्थान। अ का उच्चारण स्थान और आ का उच्चारण कंठ है, जबकि ई का उच्चारण स्थान तालु है, उ का उच्चारण स्थान
ओष्ठ है और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी चारों वर्णों का अलग अलग है। तो जब चार वर्ण अलग अलग हो गए तो उनमें कैसे आपस में एक दूसरे का मेल हो सकता है? मेल तो वही होगा ना जहां समान होंगे, जहां एक दूसरे से संबंध रखते होंगे, वहीं पर संबंध होता है, दूसरे जगह तो होता नहीं है। तो यही बात आपको समझना है कि समान वर्ण किसे कहते हैं। सवर्णे का भाव समझ में आया? फिर से देखिए, यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ अ के बाद आ हो या आ के बाद अ हो, कोई भी ये चार कंडीशन होगी। यदि इन चारों कंडीशन में कोई भी स्थिति यदि आपको प्राप्त होती है तो क्या हो जाएगा? तो उन्होंने कहा दीर्घ हो जाएगा। तो इसका दीर्घ क्या बनता है? हमेशा आ ही तो बनता है। और आ का दीर्घ क्या बनेगा? आ बनेगा। परिभाषा समझ में आई? फिर से देखिए, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री ली के बाद अ ई उ री के बाद समान वर्ण प्राप्त हो, किसका? उन्हीं वर्णों का, अ ई उ री का। यदि इन्हीं का समान वर्ण प्राप्त होगा तो दोनों समान वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यानी यदि अ है तो दीर्घ क्या हो जाएगा? आ। ई का दीर्घ बड़ी दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री हो जाएगा। समझ में आया बेटा? फिर इस परिभाषा को देखिए, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री के बाद इन्हीं का समान वर्ण प्राप्त होता है तो दोनों समान वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण, शिक्षा, धन, आलय। शिक्षा में क्या है बेटा? आ और आलय में आ है। तो किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और किसी शब्द का आदि वर्ण, दोनों वर्णों को मिला रहे हैं। तो यहां शिक्षा का जो छा का जो अंतिम वर्ण आ है और आलय का जो आ आदि वर्ण है, तो इन दोनों वर्णों के मेल से ये समान वर्ण हो गए। यहां पर आप देखिए समान वर्ण में आ के बाद आया तो दोनों समान वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ वर्ण हो जाएगा और ये बन गया आ। तो क्या शब्द बन जाएगा? सॉरी, शिक्षालय। ठीक है बेटा। दूसरे का उदाहरण ई का देखिए, गिरि धान ईश। अब इसके पहले भी उसको उदाहरण को दिया था। अब गिर में क्या है? ह्रस्व ई और इधर क्या है? दीर्घ ई। अब ये दोनों वर्ण कैसे हुए? समान वर्ण हुए। ध्यान रखिएगा, जब समान वर्ण होगा तभी दीर्घ होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी ये चार वर्ण, यानी ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री, ये चार वर्ण का जब समान वर्ण आगे होगा तभी दीर्घ होगा, तभी वहां दीर्घ संधि होगी, नहीं तो दूसरी संधि होगी। ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी संधि में ऐसा नियम नहीं है। तो यहां पर ये इसका दीर्घ बन जाएगा और ये बनेगा गिरीश। ठीक है बेटा। अगला उदाहरण री का देखिए, कठिन लगता है, पितृधन ऋणम। तो पितृ में क्या है? री है और ऋणम में भी री है। और ये दोनों वर्ण कैसे हुए? समान वर्ण हुए। अब इन दोनों समान वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण हो जाएगा, दीर्घ री, और ये बनेगा पितृणम। ठीक है बेटा। तो इस तरह से दीर्घ संधि जब आपको बोर्ड परीक्षा में मिले तो आपको यह ध्यान रखना है कि दो शब्द कहां पर मिल रहे हैं और फिर उन दो शब्दों के मिलने से क्या बदलाव हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, इस विषय पर आपको ध्यान रखना है। और यदि दोनों तरफ समान वर्ण मिल रहे हैं और कितने दीर्घ संधि में कितने स्वर हैं? मात्र चार, अ ई उ री, और इन्हीं का आ दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। यदि ऐसा आपको प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर दीर्घ संधि होगी। अगला भेद बेटा,
दूसरा भेद है आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि इसको पहचानेंगे कैसे बेटा? इसके लिए भी सूत्र आचार्यों ने हम लोगों को दे रखा समझने के लिए। आद गुण, आद गुण। अब ये क्या कहता है इसको समझिए। आद गुण यानी अ या आ के बाद किसका गुण होगा? तो कहा जब हर्ष अथवा दीर्घ, अ या आ के बाद हर्ष अथवा दीर्घ ई, उ, री और ली, ये चार वर्ण प्राप्त हों। बेटा फिर से ध्यान रखिए, ये दीर्घ संधि की अपेक्षा अलग भाव को व्यक्त करता है। हमने कहा था ना कि जहां समान वर्ण प्राप्त हो, और दीर्घ में समान वर्ण प्राप्त होने के लिए चार वर्ण थे, अ, ई, उ, री। यहां पर क्या कर रहा है कि अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री, ली, ये चार वर्ण कहां हो? बाद में हो। पहले क्या हो? अ या आ हो। तो अ या आ के बाद यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री, ली वर्ण प्राप्त हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। कैसे? अ या आ के बाद यदि ई प्राप्त हो रहा है, ह्रस्व अथवा दीर्घ कुछ भी हो सकता है, तो क्या गुण हो जाएगा? दोनों के स्थान पर ए गुण होगा। अ या आ के बाद यदि उ आ रहा है तो क्या गुण हो जाएगा? ओ गुण हो जाएगा। अ या आ के बाद यदि री प्राप्त हो रहा है तो गुण क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद री प्राप्त हो रहा है तो क्या गुण हो जाएगा? अल हो जाएगा। यानी गुण क्या हो रहा है बेटा? ए, ओ, अर और अल, ये चार वर्ण विशेष ध्यान रखेंगे, यही गुण हो रहा है। और वो गुण कब हो रहा है? जब अ या आ के बाद यदि ई से मेल हो जा रहा है तो ए हो जा रहा है, जब उ से मेल हो जा रहा है तो ओ हो जा रहा है, और जब री से हो जा रहा है तो अर, और री से हो जा रहा है तो अल हो जा रहा है। ठीक है बेटा, उदाहरण में इसको देखें। रमा धन ईश। रमा में क्या है बेटा? आ है, और ईश में ई है। अब आ के बाद क्या आया? ई आया, और दीर्घ ही आया। नियम क्या है? गुण संधि पहचानने का विषय क्या है, कैसे उसको हम पहचानेंगे? तो उन्होंने कहा, फिर से परिभाषा देखिए, अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री, ली वर्ण प्राप्त हो तो जहां अ या आ के बाद ई आए वहां ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर, और री आए तो अल। तो यहां आ के बाद क्या बेटा? ई आया, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण हो करके ए बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आ और ई मिला करके ए हो गया, तो इसमें मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा? रमेश। तो रमाधन ईशः बराबर रमेशः बन गया। यानी आ के बाद ई आया तो गुण हो गया ए। दूसरा उदाहरण देखिए, अनुधन अयः। अनुधन अयः, तो अनु में क्या है? उ है, और सॉरी महाधन ऋषि।
महाधन ऋषि। अब महा में क्या है, आ है, और ऋषि में क्या है, री है। तो आ के बाद क्या आया, री आया, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, महर्षि। क्या बनेगा बेटा, महर्षि। ठीक है। इसी तरह से ओ का भी है, अल का भी है। तो एक ओ का उदाहरण देखते हैं और एक अल का उदाहरण देखते हैं, उन दोनों को भी समझ लीजिए। महाधन उदय, तो महा में क्या है, आ, और उदय में उ है। अब आ के बाद क्या बेटा, उ आया, और आ के बाद जब उ आया तो परिभाषा में यही था, यदि आया आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली वर्ण आए, तो यहां आ के बाद क्या आया, उ, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और क्या बनेगा, ओ, और ये बन गया क्या, महोदय। ठीक है बेटा। ली का उदाहरण देखिए, ताव धान लिकार, तो आ और आ के बाद क्या है, ली, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या गुण होगा, अल हो जाएगा, और क्या बनेगा ये, तवलकार। ठीक है बेटा। तो इस तरह से गुण संधि आपको प्राप्त होगी और परीक्षा में आपको इसी तरह से हल करना है। शब्दों पर विशेष ध्यान रखेंगे कि गुण संधि होगी कहां, सबके नियम अपने अपने अलग है। दीर्घ कहां होना है, जहां समान वर्ण होंगे। गुण कहां होना है, जहां पर अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली ये चार वर्ण प्राप्त हों। किसके बाद, अ या आ के बाद ई उ री ली चार वर्ण प्राप्त हो, तो ध्यान रखना है आपको, ई के ए उ के स्थान ओ, और री का अर, और री का अल हो जाता है। अब आते हैं बेटा इसके तीसरे भाग में। स्वर संधि का तीसरा जो भाग है वो यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि कहां होगी, इसको जानिए। इसको पहचानने के लिए विद्वानों ने इसके लिए भी सूत्र दिया। क्या है वह सूत्र, कहा इको यण ची, इको यण ची। एक का मतलब माहेश्वर सूत्र में जो अभी आपको हमने बताया था, हरस अथवा दीर्घ, कौन कौन से वर्ण, चार वर्ण ई उ री और ली। हरस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली। फिर से समझिए, इक का भाव क्या है बेटा, इक का मतलब है हरस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली, और उसके बाद फिर क आएगा, अ ई उ री ली क। तो यहां पर क्या है, ई उ री ली। तो कहा जब ये हरस्व अथवा दीर्घ वर्ण हो और इसके बाद क्या होगा, के बाद, कहा कैसा वर्ण हो, असमान वर्ण हो। दीर्घ संधि में आपने क्या पढ़ा था, समान वर्ण, और यण संधि में आपके लिए क्या होना चाहिए, असमान वर्ण हो, असमान स्वर वर्ण हो। ये ध्यान रखिएगा। तो कहा कि जब हरस्व अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा, तो जहां ई है वहां क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हलंत हो रहा है,
य, फिर उ के स्थान पर क्या हो जाएगा व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। यही तो कहता है यण। देखिए इसमें 3 शब्द हैं, एको, इक, यण और अच। तो कहा इक का मतलब है ई उ रेली, और यण का मतलब है य व र ल, और अच का मतलब है स्वर पूरे कोई भी हो। तो यहां पर क्या है कि ई उ रीली के बाद असमान वर्ण हो। दीर्घ संधि में आपने क्या पढ़ा था बेटा, समान वर्ण, लेकिन यहां पर क्या है असमान वर्ण है। बस यही शब्द आपको ध्यान रखना है, विषय वही है, सिर्फ आ नहीं है, आ के बाद ई से शुरुआत है यहां पर, लेकिन आगे 4 वर्ण यहां पर भी हैं। तो कहा कि ई उ री ली के बाद यदि कोई असमान स्वर वर्ण प्राप्त होता है तो क्रमशः जहां ई है, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। ये क्रमशः क्यों कहा, क्योंकि इक में 4 वर्ण और यण में भी 4 वर्ण हैं। तो इस तरह से क्रमश में है य व र ल, माहेश्वर सूत्र के आधार पर भी देख सकते हैं, और इसको उच्चारण स्थान के भी दृष्टि से आप देख सकते हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान एक समान होता है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इनमें वह समानता दिखती है। इसलिए यहां पर सामान्यतः विद्वानों ने कह दिया कि यदि हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण प्राप्त होता है तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। उच्चारण की भी दृष्टि से ई का उच्चारण स्थान और य का ईचु यसानाम तालु, और ये उ का और व का ओष्ठ, फिर री का और र का मूर्धन्य और री और ल का दंत है। तो यानी इस तरह से जो हमारे उच्चारण स्थान है उस दृष्टि से भी इन दो चारों की समानता है, और इस क्रम में भी चारों की समानता है, क्योंकि इक में 4 वर्ण और यण में भी 4 वर्ण। तो बेटा फिर से समझिए इसको, यण संधि कहाँ होगी, कैसे इसको जानेंगे। तो कहा जब हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर वर्ण प्राप्त होता है तो ई का य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। उदाहरण समझिए बेटा, पहला उदाहरण है इति धन आदि। ठीक है बेटा। अब इति में इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो लोग थोड़े से संस्कृत से दूर हैं उनको कठिनाई होती है समझने में, तो इसको इस तरह से कर लीजिए। इत का ता का हम ये हटा दिए, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने किया। तो ई के बाद क्या आया, आया। तो कहा कि ई उ री ली के बाद, तो ई उ री ली के बाद कोई भी असमान वर्ण है तो यहां पर ई है, और उसके बाद असमान वर्ण आया है, क्या है, आ है। तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा, यह होगा। और यह कैसा होगा, हलंत। ये ध्यान रखिएगा, य व र ल ये चारों वर्ण हलंत में हैं, क्योंकि यदि आप इसको हलंत नहीं लगाए तब वहां दीर्घ बन जाएगी, दूसरी संधि बन जाएगी। तो ये विषय ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ई के स्थान पर क्या आदेश हो गया, यह आदेश हो गया। अब क्या बनेगा, ये मिला देंगे तो इत्यादि। ठीक है बेटा। दूसरा उदाहरण, अनुधान आया। अनुधान आया, अनु में क्या है, उ है, इसको अलग कर दीजिए, धान आया। तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, क्योंकि ये नियम कहता है हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद यहां उ आया, उ के बाद क्या आया, असमान वर्ण, तो असमान वर्ण आ आया। तो इस उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और ये वह होकर क्या बन जाएगा, अन्वय। यानी ये जो आ है वह भी मिल जाएगा और ये बन जाएगा अन्वय। र का उदाहरण देखिए,
पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पितृधन री आज्ञा। ठीक है बेटा। अब री के बाद क्या आया, असमान वर्ण आया, तो इस री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, पित्राज्ञा। क्या बनेगा, पित्राज्ञा। पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। यानी बेटा हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि किनका समान वर्ण हो रहा है और किनका असमान वर्ण हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, यही विषय आपको बोर्ड में ध्यान रखना है। तो बेटा इसको फिर से समझ लें एक बार। यण स्वर संधि कहां होगी, इको यणचि, कहा जब हर्स्व अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर वर्ण प्राप्त हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है। ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा इसके चौथे भाग पर। चौथे भाग में वृद्धि स्वर संधि, इसको कैसे जानेंगे बेटा कि वृद्धि स्वर संधि होगी कहां, कहां वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वरों का मेल। तो इसके लिए कहा उन्होंने वृद्धि रेची, इसका क्या नियम है, वृद्धि रेची, वृद्धि एच, विसर्ग संधि कर दीजिए, क्या बनेगा, वृद्धि धन एच। तो कहा कि वृद्धि एच, वृद्धि किसकी होगी, तो कहा एच की, और एच के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं, कौन कौन से बेटा, ए, ओ, ए, औ। ठीक है। इसको इस क्रम में लिख लें तो आपको समझने में आसानी होगी। किस क्रम में, ए, आए, ओ, औ, क्योंकि वृद्धि में थोड़ा सा ये आसानी से आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा वृद्धि संधि कहां होगी, तो इसको समझने के लिए आ या आ के बाद, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटा तभी ये कंफर्म हो पाएगा, नहीं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कहा जब आ या आ के बाद क्या होना चाहिए, ए, आए अथवा ओ, औ। जब आ या आ के बाद ए, ए अथवा ओ, औ वर्ण प्राप्त हों तब क्या होगा, तो कहा कि आ या आ के बाद यदि ए, ए वर्ण आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वृद्धि, आए वृद्धि होगा। वृद्धि माने बड़ा, विकसित, तो बड़ा इन दोनों में कौन सा आय है। फिर कहा कि आया आ के बाद यदि ओ, औ आते हैं तो क्या वृद्धि हो जाएगा, औ हो जाएगा। आया आ के बाद यदि ए, ए आते हैं तो वृद्धि होगा अय, यदि आया आ के बाद ओ, औ आते हैं तो वृद्धि हो जाएगा औ। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। फिर से समझिए, जब आया आ के बाद ए, ए अथवा ओ, औ स्वर वर्ण प्राप्त हो तो आया आ के बाद ए, ए आते हैं तो ए की वृद्धि, आया आ के बाद ओ, औ आते हैं तो औ की वृद्धि हो जाती है। जैसे उदाहरण समझिए, सदा धन एव, सदा धन एव। सदा में क्या है बेटा, आ है और एव में
ए है, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और किसी शब्द का आदि वर्ण, तो सदा का अंतिम वर्ण आ और एव का आदि वर्ण ए। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आ के बाद क्या आया, ए आया, अन्य किसी संधि में नहीं है। ध्यान से समझिएगा कि आ या आ के बाद ए ए अथवा ओ अवर्ण है, तो यहां आ के बाद क्या आया, ए आया, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि होकर क्या हो बनेगा, है, तो क्या बनेगा ये सदैव। अगला उदाहरण, महाधन औषधि। महाधन औषधि। अब महा में क्या है, आ है और फिर औ है, और इन दोनों के स्थान पर क्या वृद्धि हो जाएगा, औ हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, महौषधि। ठीक है बेटा। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने 4 स्वर संधियों को पढ़ा। पहली दीर्घ, दूसरी गुण, तीसरी यण और चौथी वृद्धि। इन चारों में क्या आपने कॉमन को समझा, क्या कॉमन है इन सब में, कि जिससे आपको ध्यान में रहे कि बोर्ड परीक्षा में गलती ना करें। पहले में आपने दीर्घ में पढ़ा क्या, समान वर्ण। क्या पढ़ा आपने, समान वर्ण। यानी किन किन वर्णों का समान वर्ण होगा, 4 वर्णों का, अ ई उ री। बेटा फिर से रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यानी दीर्घ संधि में समान वर्ण होना चाहिए 4 वर्णों का। कौन कौन से, अ ई उ री। यदि ये समान वर्ण है, यानी इन्हीं का समान वर्ण आया, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। दूसरे में देखिए, यण को देखिए। यण में क्या कहा कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ, ई उ री ली, ये 4 वर्ण हैं। कौन कौन से, ई उ री और री। यदि ये 4 वर्ण हैं और इसके बाद कोई असमान वर्ण आ रहा है, अभी समान आ रहा था, अब कैसा हो गया, असमान हो गया। यदि ई उ री ली के बाद असमान वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो ई का क्या होगा, य, उ का व, री का र, ली का ल हो जाएगा। और गुण में क्या बताया हमने, यदि अ या आ के बाद 4 वर्ण, कौन कौन से, ई उ री ली आए, तो अ या आ के बाद यदि ई आता है तो गुण क्या हो जाएगा, ए। अ या आ के बाद उ आता है तो गुण क्या होगा, ओ। यदि अ या आ के बाद री आता है तो गुण क्या हो जाएगा, अर। और अ या आ के बाद यदि ली आता है तो गुण हो जाएगा अल। और वृद्धि में आपने देखा ही क्या कि यदि अ या आ के बाद ए अथवा ओ, इनमें से कोई भी वर्ण आता है, तो यदि ए आता है तो क्या वृद्धि हो जाएगा, ए ओ आता है तो औ की वृद्धि हो जाती है। स्वर संधि का अंतिम भाग 5वां है, और वैसे मूलतः इसके 5 ही भाग हैं स्वर संधि के, लेकिन 2 अपवाद हैं जो अयादि और वृद्धि के अपवाद होने के कारण उनको स्वर संधि में गणना विद्वान नहीं करते बेटा। इसलिए स्वर संधि के मूलतः 5 ही भाग हैं। 5वां भाग कौन सा है, इसको देखिए, वह है अयादि स्वर संधि। ये बेटा बहुत सरल भी है और बहुत कठिन है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। इसको समझने का क्या तरीका है, इसका सूत्र है एचो आय वा या वह, एचो आय वा या वह। पढ़ने बेटा थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा, फिर से देखिए, एचो आय वा या वह, क्योंकि इस सूत्र में ही इसकी परिभाषा छिपी है। कैसे, इसको देखिए। एच में 4 वर्ण आते हैं बेटा, कौन कौन से, ए ओ ए और औ।
माहेश्वर सूत्र का तीसरा और चौथा सूत्र यदि आप देखेंगे तो उसमें ए उंग ऐ औ च, तो ए और ओ ऐ औ एच के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे है आय वा या वह। तो इन्होंने कहा अयादि स्वर संधि कहां होगी, विद्वानों ने समझाया, कहा जहां पर एच के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, एच के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो क्या हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एच के बाद यानी ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है, कोई भी हो सकता है, ए ही हो जाए, ओ हो जाए, यहां पर समानता और असमानता की बात नहीं कही इन्होंने कहा कोई भी स्वर वर्ण हो। ठीक है, तो क्या होगा, जहां पर ए होगा वहां पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आय, और जहां ओ होगा वहां आओ, आय के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसा कि बेटा हमने कहा था कि सूत्र में ही इसकी परिभाषा छिपी है। अब देखिए एच के अंतर्गत 4 वर्ण आए, ए ओ ऐ औ, और आगे जो सूत्र दिया हुआ है आय वा या वह। आय ए के स्थान पर आय तो आय हो गया, या में आ है, इसको करेंगे अलग तो अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा आ व, इसका आ, तो ओ के स्थान पर क्या हो गया आ व। फिर आय बचा, आ इसको इधर ले लीजिए, तो ऐ के स्थान पर आय, फिर क्या बचा लास्ट में आओ, तो औ के स्थान पर आओ हो जाता है। यानी एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर वर्ण यदि प्राप्त है तो क्रमशः ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आव हो जाता है। ठीक है बेटा, उदाहरण देखिए, ने धन अनम, ने धन अनम। अब ने में क्या है बेटा, ए है, इसको इस तरह से लिख दीजिए सरलतम भाषा में। अब ए के बाद क्या आया, औ आया, तो हमने क्या कहा था कोई भी वर्ण हो तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या बनेगा ये, आय अनम। समझ में आ रहा बेटा, फिर से देखिए, न में ए है, हम स्वर और व्यंजन को अलग कर देंगे तो बनेगा न ए और फिर अनम आगे है ही है। तो अब इस ए के स्थान पर क्या होगा, क्योंकि परिभाषा क्या है, ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो ए के स्थान पर अय हो जाता है, तो ए के स्थान पर क्या हो गया, अय हो गया। अब ये सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा, नयनम। ठीक है बेटा, दूसरा उदाहरण, भो धन अनम। अब भो धन अनम में इसको अलग करिए, क्या बनेगा, भो का ओ अलग कर दीजिए, अनम बना। ठीक है बेटा, अब ओ के बाद क्या आया, आ आया, तो इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, धन अनम बराबर भावनम। ठीक है बेटा, तीसरा उदाहरण देखिए, नय धन अकह। नय धन अकह, तो नय में क्या है, अय है, उसके बाद क्या है, अ है, तो अय के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो न, यहां पर धन नहीं लगाएंगे, आय धन अक बराबर क्या बनेगा, नायक। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनेगा
वह कैसे, इसको ध्यान रखिए। दो तरह के प्रश्न बनेंगे बेटा, या तो आपको दे दिया संधि युक्त पद या संधि विच्छेद पद दे दिया, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद पद और इसको बोलते हैं संधि पद। अब दे दिया भवनम शब्द में संधि है, फिर से देखिए बोर्ड में पूछता कैसे है, भवनम शब्द में संधि है। अब उसमें आपकी अयादि का भी नाम होगा, दीर्घ गुण जो भी आपको नाम दे देगा, 4 ऑप्शनल, उसमें से एक आपको बताना होगा, क्योंकि ऑप्शनल में ही आपसे प्रश्न पूछता है। कभी कभी आपको अलग करने के लिए दे देता है, तो भवनम में क्या बनेगा, भोधन अनम, या ये दे देता है कि कौन सा सही इसमें शब्द है, यानी वह विच्छेद पद कौन सा सही है, उसमें भाधन अनम भी दे दिया, भोधन अनम दे दिया, भूधन अनम दे दिया, यानी आपको तमाम तरह से आपको, लेकिन आपको क्या करना है, नियम पर ध्यान रखना है कि कौन सा नियम इसमें लागू हो रहा है। अयादि संधि का नियम है कि जब ए ओ के बाद कोई भी स्वर वर्ण प्राप्त हो तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आओ के ए के स्थान पर आए, औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है बेटा, अब बेटा दो जो बचे आपके, वो इसके अपवाद हैं। तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक जो हमने स्वर संधि पढ़ा, संधि के 3 भाग थे, उन 3 भागों में स्वर संधि को अभी आपको हम पढ़ा रहे थे। उन संधि के 3 भागों में स्वर संधि के 5 भाग हमने पढ़ा, और ये 5 भाग आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि, यानी जो कक्षा 12 में भी है और कक्षा 11 में भी, ये दोनों के लिए ध्यान रखिएगा, और जो कक्षा 12 में उनके लिए तो विशेष है। ठीक है बेटा, तो इन बोर्ड की परीक्षा दृष्टि इन 5 का विशेष महत्व है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। और फिर आगे इसी तरह से, और ये 3 नंबर की सवाल है, ध्यान रखिएगा कि इन 5 को आपने पढ़ा, 3 नंबर बेटा कंफर्म। ठीक है, तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार जब तक ना समझ में आए उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं, उसको समझिए और अभ्यास करिए, क्योंकि व्याकरण कहता है अभ्यास, गणित कहती है अभ्यास। ठीक है बेटा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय को लेकर के हम प्रस्तुत होंगे बेटा। धन्यवाद।